नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। मैं हूं पंकज के सिंह। एक लंबे थोड़े अंतराल के बाद हम फिर से बिहार की बात को लेके हाजिर हैं। दरअसल बिहार के विभिन्न इलाकों में हम घूम रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा कार्यक्रम हो नहीं पाया पिछले हफ्ते। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री पूजन जी हैं, ये भी यात्रा पर थे। तो पिछले दिनों काफी कुछ उथल पुथल हुआ बिहार के अंदर, और प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंचे। राहुल गांधी जी की वोटर अ, अधिकार यात्रा जारी है। आज वोटर यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के, जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्री पूजन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री पूजन जी। मेरा पहला सवाल धन्यवाद पंकज जी। यही है कि वोटर विकास यात्रा में मैं भी शामिल हुआ। मैंने देखा कि बहुत उत्साह के साथ लोगों का जुड़ाव, लगाव और तमाम चीजें मैंने देखी, और भीड़ उत्साहवर्धक। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इससे क्या कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल मृत प्राय थी एक तरीके से बिहार के अंदर, क्या उसमें नई ऊर्जा राहुल गांधी ने फूंक दिया है? और जो 31 तारीख को जो गांधी मैदान में इन लोगों की जो बैठक होने वाली है, उससे क्या अपने संगठन को ये फिर से रिवाइव कर पाने में सफल होंगे? देखिए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपका पंकज जी, और मुझे लगता है कि बहुत डीप थॉट रहा है इस सवाल को जब आपने पूरी तरह से इसकी रचना की है। थोड़ा सा डीप डाइविंग की आवश्यकता है और उसी हिसाब से इसके कोशिश करता हूँ कि इसका एक सटीक विश्लेषण के साथ इसका जवाब दे पाए। अब देखिए, मुद्दा कौन सा उठाया राहुल गांधी ने, और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ बिहार के विभिन्न इलाके में वो जा रहे हैं, लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मृतप्राय सा दिख रहा था महागठबंधन, उसमें कम से कम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब नाउ देयर इज एटलीस्ट अ सेम्बलेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ यूनिटी। मुकेश सहनी भी उसमें नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर कि वोट चोरी का मुद्दा बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्वघोषित जननायक खुद को जननायक होंगे या नहीं होंगे, जननायक का खिताब कैसे मिलता है? बिहार के हैं आप, तो आपको अंदाजा है कि जननायक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे जननायक कोई बन जाएगा, मैं कम से कम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है पंकज जी, वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम चर्चा में उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन फिलहाल जो आपका मूल प्रश्न था, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसी स्थिति लग रही थी जहां पर प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस शायद दीनहीन स्थिति में है, और कहीं ना कहीं राजद जो भी सीटें कांग्रेस को दे देगी, कांग्रेस को वो मान्य होगा। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था। कांग्रेस को एक संजीवनी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर उनके कार्यता उनके बीच भी खड़ा हुआ है। कोई एक कार्यक्रम इस तरीके का नहीं हुआ था जो अब मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का कार्यक्रम किया। ये वोट में कितना परिणत होगा ये मैं नहीं कह सकता अभी फिलहाल, क्योंकि हमें राहुल गांधी की ऐसी ऐसी भीड़ देखी है 2014 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद के भी कई चुनाव में बहुत भीड़ देखी। वोट में कभी तब्दील होते उनको देखा नहीं है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर द पर्सन हु वाज कॉलिंग द शॉट वाज राहुल गांधी, अग्रगण्य थे। दूसरी जो सेकंड इम्पोर्टेंट फिगर जो आपको इन पूरे रैली में या फिर जो लोगों के साथ संवाद स्थापित हो रहा था, वहां पर तेजस्वी यादव थे। आपको याद होगा अभी से कुछ वक्त पहले तक तेजस्वी यादव क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे बिहार में। रोजगार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, फटीग फैक्टर की बात कर रहे थे। बूढ़े हो चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री, बदलाव चाहिए, रोजगार सृजन करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। अभी हाल में भी एक सर्वे आया जो साफ तौर से कह रहा है कि मुश्किल से 13 या 14% ऐसे लोग हैं जो SIR के मुद्दे को एक अहम मुद्दा मानते हैं और वो चुनाव प्रभावित कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को चुना, वो मुद्दा लोगों के साथ कितना कनेक्ट स्टैब्लिश कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आप कोई डाटा, कोई कॉन्क्रीट फिगर के साथ इलेक्शन कमीशन के पास आप गए नहीं, एफिडेविट आपने सबमिट नहीं किया, आपने कुछ केस स्टडीज सामने प्रस्तुत किए, जो केस स्टडीज अंततः फॉल्स हो गए।
देखिए, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जो लॉस ऑफ फेस होता है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफ़ाक रख रहा हूँ कि इसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संजीवनी फूँकी, पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट कि महागठबंधन को कहीं न कहीं एक सूत्र से पिरो दिया। महागठबंधन में आपको बहुत हद तक यूनिटी अभी देखने को मिल रही है। अलग बात है कि अब तो मोर और लेस स्थिति स्पष्ट हो गई है कि एनडीए के अंदर में सीट बँटवारा का फ़ॉर्मूला क्या होगा। महागठबंधन के अंदर भयंकर सिर फुटोवल की स्थिति होने वाली है, ये आप लिख करके रखिए। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, लेफ्ट भी आंखें तरेरेगा। मुकेश सहनी पहले से ही कल्पना करके बैठे हुए हैं कि 60 सीटें उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैं मानता हूँ, यहाँ पर मैं क्रेडिट देता हूँ कि स्वघोषित जननायक खुद को कहने वाले, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की जरूर कोशिश की और इस कवायद में उन्होंने पार्टी में एक संजीवनी जरूर की है। ये खबरें आ रही हैं कि पहले तो ये कहा गया कि गांधी मैदान में जो रैली होनी थी उनका परमिशन नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। फिर बाद में ये बात आई कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है अपने जितने सारे वर्कर हैं और खास करके जो इनके वॉलंटियर हैं, पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के या बूथ लेवल के, उनको उन्होंने बुलाया है। और बाकायदा मेरी कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि सदाकत आश्रम से फोन आया है कि आप लोग कितने बजे, कब, कितने लोग, कौन कौन से पदाधिकारी आएंगे। तो हमारा ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि रात में वो गांधी मैदान में स्टे करेंगे, अपने जो वॉलंटियर हैं, जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे। तो इससे क्या लगता है कि नए संगठन में जिस प्रकार से पहले ऐसा हुआ करता था कि लिस्ट बना दिया और ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये बूथ के हैं, ये ब्लॉक के हैं, फलाने ढिमकाने हैं, और भेज दिया जाता था। और जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं था, खानापूर्ति होती थी। तो क्या उस लेवल पे जाकर के राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं है जो हर बात को मान लेती थी और आरजेडी के पीछे पीछे वो चला करती थी, या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी कुछ और है इस चुनाव को लेकर के? देखिए, स्ट्रेटजी तो इनकी बड़ी अच्छी होती है पंकज। मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटजी इनकी हमने तो उत्तर प्रदेश में भी की थी, खाट पे चर्चा। याद होगा ना, खाट के पे चर्चा की खटिया इन्होंने कैसे खुद ही खड़ी कर दी। अब देखिए, कन्हैया कुमार ने पद यात्रा शुरू किया था भितियरवा से। अच्छा पीपल कलेक्टेड था। खास करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं हाइबरनेशन में चले गए थे, शीत निद्रा में चले गए थे, उनको जगाने की कोशिश हो रही थी। फिर बाद में एक वीडियो वायरल हुआ कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब मंच साझा कर रहे थे, वहां पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों को धकिया दिया गया। लोगों के बीच में कम से कम मैसेज तो यही गया। मैं मानता हूँ कि प्रोटोकॉल होता है और जहाँ पर कम से कम राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जैसे नेता हूँ, तो वहां पर कौन चढ़ेगा स्टेज पर उसका एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन प्रोटोकॉल के अलावा आप ये बताइए, जो कवायद उन्होंने शुरू की थी उसी कवायद पर खुद इन्होंने पानी फेरा या नहीं फेरा। उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र कर लिया, बिहार का हम जिक्र कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। कन्हैया कुमार की यात्रा का क्या असर आपको दिख रहा है? कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं ये तो एक मैसेज दे दिया जा चुका है, या पप्पू यादव को मैसेज दिया जा चुका है कि भाई यहाँ पर देर इज नो वन हु कैन स्टैंड इक्वल टू तेजस्वी यादव, लालू वो होने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी अहम बात है कि इन तमाम कवायद के बाद क्या कांग्रेस को अभी लग रहा है कि 70 सीटों से ज्यादा उनको इससे भी हाल में लालू प्रसाद यादव देने वाले हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इज स्टिल कॉलिंग द शॉट। लेकिन इस कवायद से इतना जरूर हो गया है कि इनके कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी पहल की थी कि जो लोग कहे जाते थे कि वो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं कांग्रेस के अंदर, उनको दरकिनार करके अलावरू और या फिर कहते हैं कि महादलित सेक्शन से लोगों को ला करके उनको ऊंचे पद पर बिठाना। तो उस कवायद को भी इस नजरिए से देखा जा रहा था उस वक्त कि क्या कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन अंततः होता वही। कांग्रेस की मंशा भली रहती है कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन अंततः वो बैसाखी का सहारा लेके ही चलती है, और इस बार भी वही होना है। अच्छा, अब हम जरा बात कर लें, पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार के कई मंत्रियों को बिहार में विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के मंत्री हों चाहे जेडीयू के कोटे से हो, उन सबको दौड़ाया गया, खदेड़ा गया।
इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ या एनडीए सरकार के खिलाफ कि अब जो पब्लिक है, आम जनता है, वो मंत्रियों को दौड़ाने लगे? आपने, मुझे लगता है 4-5 साल पहले कुछ खबरें पढ़ी थी कि नीतीश कुमार की सभाओं में काला शर्ट पहन करके, काला दुपट्टा लेकर के, काली साड़ी लेकर के जाना मना हो गया था। नीतीश कुमार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा था। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, लेकिन अभी हाल के दिनों में मंगल पांडे के ऊपर अटैक या फिर श्रवण कुमार के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिला में, ये एक पैटर्न में मानता हूँ। और ये पैटर्न, इसमें इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? इजाफा होने के पीछे मूल कारण मुझे लग रहा है पंकज जी, ये है कि जन सुराज के प्रशांत किशोर के बयानों पर आप गौर करें कि बयान किस तरीके के आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने किस हिसाब से बीजेपी के स्टेट के टॉप लीडरशिप को लगातार टारगेट किया और बीजेपी ने उसका एक सही जवाब, बेफिटिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो हडल में चली गई बीजेपी में। तो समाज में मैसेज क्या जाता है? एक गलत मैसेज जाता है। एक गलत मैसेज तो जाहिर तौर पर गया है, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम दूसरे नजरिए से देखें तो देखिए, लोगों के पेशेंस का एक लेवल होता है। ये चर्चा ये आम होती है कि फलाने किसी इंजीनियर के यहाँ रेड होता है तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति और पूरा कहते हैं बोरी का बोरी भरा हुआ नोट निकल। स्थानीय लोगों को पता है कि वो चाहे फलाने का ऑफिस चले जाएं, फलाने का ऑफिस चले जाएं, वो बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता है। नहीं। जी देखिए, ये इसका एक पेंट अप फीलिंग तो होगा, उसका प्रॉपर एक वेंटिलेशन तो होगा और वो इसी रूप में परिलक्षित होता है। लेकिन ये कितना डैमेजिंग वोट प्रतिशत पर होगा, इस पर आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। अंततः होता वही है कि कास्ट लाइन पे वोटिंग होगी या फिर जितने भी पॉपुलिस्ट मेजर्स हाल में नीतीश कुमार वो ला रहे हैं, उन पॉपुलिस्ट मेजर्स के हिसाब से वोटिंग होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक खिसका है क्या, और अगर खिसका है तो खिसक के किधर गया? वो नेचुरल वोटर आरजेडी का नहीं हो सकता, यानी कि वो महागठबंधन की तरफ तो खिसकेगा नहीं। वो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, तो खिसक करके तो एनडीए के पाले में ही रहेगा, एनडीए के खेमे में ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का वोटर बन सकता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस लगभग इंटैक्ट है। ये जो घटनाएं हैं केसेस इन आइसोलेशन बन करके रहेंगी। डैमेज कंट्रोल करने में जाहिर तौर पर सरकार लगी रहेगी और कोशिश करेगी कि इन मैटर्स को जितना डाउन प्ले किया जाए उतना किया जाए। लेकिन मीनवाइल इन सारे घटनाक्रम में आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रशांत किशोर का कल बढ़ता चला जाएगा। हाँ, मेरा अगला सवाल यही है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लगभग टॉप बड़े जो सरकार में जो नेता हैं और अधिकारी हैं, उन सबका लिस्ट हमने बना रखा है कि कौन सा व्यक्ति कितना भ्रष्टाचारी है, और इन सब की पोल हम खोलेंगे, साथ ही साथ हमारी सरकार बनेगी तो इन सबको हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है बकौला प्रशांत किशोर, या फिर बिहार ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा, मुझे लगता है कि 2014 का जो नैरेटिव सेट किया गया था, तो प्रशांत किशोर की भी अहम भूमिका होती थी भाजपा के साथ। उस नैरेटिव से कहीं ना कहीं इन्होंने ही हैज टेकन अ लीड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर नैरेटिव, वो बिहार में सेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सबको पता है कि रिजिड कास्ट लाइंस पे ही वोटिंग होती है और जो कास्ट एफिलिएशंस है मोर और लेस वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक नया तबका भी वोटर का उभर करके आता है। उस नया तबका के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। करप्शन एक इशू जाहिर तौर पर है, लेकिन वहीं पर बड़ा सवाल ये आता है कि आपने 100 या मान लीजिए 200 लोगों की ऐसी लिस्ट बना रखी है, नीतीश कुमार पर एक भी करप्शन का चार्ज कोई लगा पाया है क्या जो जेन्युइन हो? कि राजनीति से प्रेरित आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन मूल सवाल हमारा ये है कि चाहे भाजपा जब विपक्ष में होती है या राजद, नीतीश कुमार के खिलाफ आप परिवारवाद का या भ्रष्टाचार का एक भी कोई आरोप लगा सकते हो क्या? वहां पर सबका जवाब लगभग ना है।
जब तक वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि जो इनका वोट है, कोर वोट बैंक है, उसमें किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर या कोई दूसरा बिखराव कर पाएगा। और दूसरे जितने भी ये जनहित की योजनाएं नीतीश कुमार ताबड़तोड़ घोषित करते चले जा रहे हैं, आप सोचिए ना, महिला के किसी भी महिला के अकाउंट में जब 1100 रुपए गिर रहा है, उसका 125 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है, क्या स्थिति होती है। रमन सिंह की आपको कहानी छत्तीसगढ़ में याद होगी ना, जो छत्तीसगढ़ में जो कहा जाता था हर बार की 5 साल में सरकार लोग बदल देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हावी होता है। चौर वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, घी का राशन चावल मिल रहा था, चौर वाले बाबा का। फ्रीबीज एक बड़ी राजनीति के रूप में उभरा है, बहुत बड़ा एक स्कूल बन चुका है और नीतीश कुमार ने उसे अपना लिया। तभी तो आप सुन रहे हो ना लगातार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि वो जो मुद्दा उठाते हैं उनको ये लैपअप करते हैं, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, 1100 रुपया पेंशन देने की बात हो, हाँ, और अभी तो ये 10,000 की घोषणा इन्होंने कर दी महिलाओं को देने की, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसा मुझे बातचीत में वहाँ के लोगों से पता चला। और फिर आप देखेंगे उसकी एक किस्त चुनाव के पहले दे भी दी जाएगी। हाँ, स्टेट एक्सपेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, भाई देखिए लैंड लॉक्ड स्टेट है, आपने तो सारी इंडस्ट्रीज और बाकी होटल इंडस्ट्री भी आपकी, आपने टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी क्या किया है कि जिसमें छुपा हुआ नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता और खास करके तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं कि वो 7वीं पास हैं। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी का भी वही हाल है, और वो उन्होंने तो यहाँ तक किया है कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगा दी है, और तेजस्वी तो उससे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं लगाई है। और साथ ही साथ भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो हत्या तक में शामिल हैं, कॉलेज एक सिख का उन्होंने कब्जा कर लिया है, और तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ज्यादा करप्ट भी हैं, ज्यादा घटिया हैं और ज्यादा खराब हैं बनिस्बत आरजेडी, जो कि एक जमाने में आरजेडी के नेताओं के बारे में कहा जाता था दबंगई करते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जो ये स्टेटमेंट देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है बिहार के वोटर के अंदर? लोग जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर के सचेत हो रहे हैं, तो वो जाए तो फिर किधर जाए? अगर मान लीजिए भाजपा को न वोट करे या तेजस्वी को वोट न करे, तो फिर वोट किधर करे? प्रशांत किशोर, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इतना जल्दी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना और फिर उसको चुनाव में इस तरीके से प्रचंड जीत हासिल करना अपने आप में पहली बारी में तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इस देश के पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है ना, अरविंद केजरीवाल। सत्ता में कैसे काबिज हुए थे अरविंद केजरीवाल और कितने संगीन आरोप लगे, आज क्या स्थिति है। तो जो भी इस तरीके के अरविंद केजरीवाल से कनेक्ट करता हुआ जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, मुझे लगता है कि पीपल विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसका वर्तमान सरकार पे, बड़े नेताओं पे, भाजपा के नेताओं पे अगर वो आरोप लगा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका फायदा राजद को होगा। जो बहुत फायदा राजद को तो बिल्कुल फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अभी अपना संगठन कोशिश करेगी किसी तरीके से वो 4 पैरों पर खड़ी हो जाए, फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी की कोशिश भी हो रही है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना हावी होगा, और पहला कि जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में आप जो मुखिया हैं, नीतीश कुमार पर कोई सीरियस एलिगेशन आप क्यों नहीं लगा पा रहे, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत लेकर के क्यों नहीं आ पाए? ना तो परिवारवाद का अभी तक आरोप लग पाया है, ना सीरियस करप्शन का कोई चार्ज नीतीश कुमार पर लग पाया है। लेकिन जो आरोप भाजपा के लोकल लीडर्स, जो कि यहाँ पर टॉलेस्ट लीडर्स हैं, दिलीप जायसवाल तो स्टेट प्रेसिडेंट है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वॉज कॉलिंग द शॉट्स फॉर क्वाइट सम टाइम, या मंगल पांडे का हम जिक्र कर लें, तो ये सब छोटे मोटे नाम तो है नहीं। मंगल पांडे भी एक लंबे कार्यकाल तक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब ये एलिगेशंस लगाए गए प्रशांत किशोर के बाद, उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? फूलमूल एक प्रतिक्रिया थी। कोई कहते हैं कि एक रिजिड स्टैंड तो बीजेपी ने लिया नहीं, एक पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने जाकर के प्रशांत किशोर के खिलाफ एक सनहा दर्ज करा दी। वही मैंने एक्शन देखा है। अच्छा, जिन नेताओं को चिन्हित करके प्रशांत किशोर ने साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन नेताओं को भी चाहिए था कि जवाब में वो उसी मतलब वेटेज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तथ्यों को गलत साबित कर दे। ऐसा तो हुआ नहीं। डिफेंड करने कौन आ रहा है? तो डिफेंड करने प्रवक्ता लोग आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए पब्लिक डिस्कोर्स में आई हैं, चर्चा का विषय बना है, लेकिन ये वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मैं खुद कई जिलों में अभी गया हूँ, अभी होकर के आया हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं एक एक बदलाव या एक सत्ता के खिलाफ जो एक माहौल होता है, वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और राहुल गांधी की जो यात्रा अभी चल रही है, उसको लेकर के लोगों में एक बड़ा अच्छा रुझान जो मैंने महसूस किया है, वो मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैं ग्राउंड पे जाकर के देख करके आया हूँ। ये यात्रा बेशक इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों की मौजूदगी में हो रही हो, लेकिन विशुद्ध रूप से कांग्रेस ये कर पाने में सफल हो पाई है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, और उसको भुनाने में वो सफल हो पाई है अभी तक। आगे क्या होगा, आगे किस तरीके से कांग्रेस इसको आगे ड्राइव करेगी, आने वाला वक्त बताएगा, और हम सब लोग इसको देखेंगे। एक चलते चलते आखिरी सवाल, आपको भी जाना है और समय कम है। ये अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ हत्याएं भी हुई वहां पे, जो पॉलिटिकल हुई, और कुछ इस तरह की बातें हुई। ये कहा जा रहा है फिर से, एक बार फिर से ये सुगबुगाहट हो रही है कि सरकार तो नीतीश कुमार चला नहीं रहे, नीतीश कुमार वो उस हालत में नहीं है कि वो सरकार चला पाए, सरकार तो कोई और चला रहा है। तो ये जानना चाहते हैं, सरकार कौन, सरकार भाजपा चला रही है या नीतीश के जो उत्तराधिकारी बनने वाले हैं वो चला रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं? सारे लोग मिल करके ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार को लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि कोई लोगों के साथ संवाद स्थापित किया है? एक बहुत लंबा वक्त हो गया, लेकिन नीतीश कुमार हर उद्घाटन में जरूर पहुंच रहे हैं। और नीतीश कुमार इज ऑलवेज फ्लैंक्ड बाय अ सेलेक्ट लीडर्स फ्रॉम द बीजेपी, सेलेक्ट लीडर्स फ्रॉम विद इन द जेडीयू। सेलेक्टेड लीडर्स हैं, चिन्हित है, नाम लेके आपको बता दिया। सेलेक्ट ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। नीतीश कुमार आते हैं, हाथ मिलाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह जहाँ पर भाषण दे रहे हैं, जो लिखा हुआ होता है उसको वो पढ़ देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पे में चुनावी मैदान में भाजपा उतरी तो जरूर है, लेकिन नीतीश कैंपेन करने की स्थिति में है भी या नहीं? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल है फिर। आ, आज के लिए इतना ही। आज बिहार के बात में हम लोगों ने जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको लेकर के हमने चर्चा की। आने वाले समय में हम लोग फिर से बिहार में जो कुछ भी घटित होगा उसको लेकर के हम लोग चर्चा करते रहेंगे। श्री पूजन जी ने हमें वादा किया है कि अब हम लगातार आपके साथ ये कार्यक्रम को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री पूजन जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ, और नमस्कार।